आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, आप अमेज नाउ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी। 8 दिन पहले यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक जो हैं वहाँ पर फंसे रह गए। रशिया का पहला हमला वहाँ की एयरलाइन सर्विसेज पे हुआ, जिसकी वजह जो एक दूसरा विषय था, वहाँ पर भारतीय छात्र जो हैं वो फंसे रह गए और कोई उनके पास ऑप्शन भी नहीं था वहाँ से निकलने का। इसके बाद जब यूक्रेन और रशिया के दोनों के प्रेसिडेंट जो हैं वो नरेंद्र मोदी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने के लिए बात कही, तो उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता दी वहाँ से अपने भारतीय छात्रों को निकालने की। तो इसी विषय पर आज हम यहाँ पर वहीं यूक्रेन से आई हुई वहाँ की छात्र से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई थी वहाँ पर और कैसे उन्होंने फेस किया, कैसे सामना किया और कैसे भारतीय एम्बेसी, भारतीय दूतावास ने उनका साथ दिया। हम उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? शिवांजलि गुप्ता। तो शिवांजलि जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? वहाँ से आई हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ा बहुत पैर में मुझे मोच भी आ गया था वहाँ पे जी, बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से, थोड़ा बहुत जी, क्योंकि इतना फाइटिंग हो रही थी वहाँ पे। वहाँ की बॉर्डर की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है। वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है। वहाँ पे 2-2 दिन बच्चों को स्टे करना पड़ रहा है बिना किसी शेल्टर के, ना फूड है, कुछ नहीं है। वहाँ बॉर्डर पे बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ पे। तो शिवांजलि जी, मैं आपका पहले यहाँ जो इंडिया का बैकग्राउंड है वो जानना चाहूँगी। तो आपने कहाँ तक जितनी भी अपनी क्या कहते हैं 12th तक की पढ़ाई की, वो आपने इंडिया ही से की है? जी, मैंने इंडिया से ही की है पढ़ाई। जी, गोरखपुर से ही? जी, मैंने यहीं पे की है पढ़ाई। अच्छा, तो उसके बाद आप जो हैं वहाँ से आपने क्या क्या पढ़ाई आप वहाँ पे कर रही थी? मैं MBBS पढ़ रही थी वहाँ पे, मेरा फर्स्ट ईयर था ये। अच्छा, कितना समय हुआ था आपको वहाँ गए हुए? मुझे बस 2 महीने हुए थे गए, अभी रिसेंटली ये तीसरा महीना था, बस 2 महीने मुझे अभी रिसेंटली मैं गई थी। 10 दिसंबर को मेरी फ़्लाइट थी यहाँ से यूक्रेन के लिए। तो वहाँ जब सोचा यहाँ पे कि वहाँ यूक्रेन में पढ़ूंगी, तो उस समय कभी ऐसा ख्याल आया कि इस तरीके की स्थिति वहाँ पर बन जाएगी, इस तरीके की सिचुएशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल सिचुएशन थी वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे लगा मैं जाऊँगी, अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँगी, मेरा जो सपना है एक डॉक्टर बनने का, मैं पूरा कर लूँगी। लेकिन बट ये वॉर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गया, हम लोग को वहाँ से वापस आना पड़ा। जी, तो अभी आपके फ्रेंड्स वगैरह वहीं पे होंगे? कुछ फ्रेंड्स तो रोमानिया में हैं, कुछ फ्रेंड्स तो दिल्ली आ गए हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो फ्रेंड्स फंसे हुए हैं, उनसे बातचीत वगैरह हो रही है लगातार? जी, हो रही है। कई लोग ने तो 2 दिन बॉर्डर पे स्टे किया, फिर 3 दिन रोमानिया में स्टे किया। रोमानिया में उन्हें फ़्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने स्कूल में स्टे किया रोमानिया में कुछ दिन तक, और अब उन्हें कल फ़्लाइट मिल गई तो आ भी गए दिल्ली। अच्छा, तो जब ये ऐसी सिचुएशन बनी वहाँ पे, जब ये वॉर वगैरह जो भी है चीज़ें स्टार्ट हुई, तो क्या आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? क्या वहाँ पे आपको सलाह मिली कि क्या करिए इस समय आप? हमें तो जिस दिन कीव में अटैक हुआ था उस दिन तो हम लोग काफ़ी डर गए थे, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा है। और फिर वेनेत्सिया के रेलवे, जहाँ हमने वेनेत्सिया में मेरा कॉलेज था वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी अटैक कर दिया था उन्होंने, और हम लोग का हॉस्टल जो है वो हिल गया था हल्का सा। बहुत डर लग रहा था हम लोग को। तो वहाँ पे हमेशा अलार्म बजता था कि आप तुरंत बंकर में आकर छुप जाइए। अच्छा, हम लोग हमेशा जब भी अलार्म बज गया तो हम लोग को बंकर में जाना है। हम लोग एक पिट्ठू बैग लेते थे, उसमें हम लोग अपनी मेडिसिन रखते थे, कुछ खाना रखते थे और कुछ पानी रखते थे, और हमेशा निकल जाते थे यूनिवर्सिटी में। एक रात तो हम लोग ने पूरा यूनिवर्सिटी बंकर में ही स्टे किया। अच्छा, जिस दिन था ये कि मतलब वेनेत्सिया में अटैक होगा। फर्स्ट टारगेट उन लोग का कीव था, जो उन्होंने फर्स्ट टारगेट कीव था, देन ओडिशा, लास्ट में उन लोग का वेनेत्सिया था। तो 2-3 दिन हो गए थे अटैक को, तो हम लोग को लग रहा था हाँ यहाँ की भी सिचुएशन सही नहीं है, वेनेत्सिया की भी सिचुएशन सही नहीं है, यहाँ से निकलना ही सही होगा। तो हम लोग ने क्या किया, 2-3 दिन बाद हम लोग ने 25 को हम लोग ने एक प्राइवेट बस बुक किया। हॉस्टल से हम लोग को बॉर्डर तक आने के लिए प्राइवेट बस किया, उसमें 30 लोग थे और हम लोग ने 800 ग्रेवन पेड किया था पर पर्सन। फिर हम लोग बॉर्डर पे गए, तो फिर उसके बाद हम लोग के साथ 30 लोग थे, जिसमें से उस दिन सिर्फ 3 लोग ने ही बॉर्डर क्रॉस कर पाए।
अच्छा, मतलब आप 3 ही लोग क्रॉस कर हाँ, हम 3 ही लोग उस दिन बॉर्डर क्रॉस कर पाए, मैं और 2 मेरे सीनियर्स थे। और सब लोग क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, सबको बॉर्डर नहीं पार करने दे रहे थे, वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। तो वो 27 लोग वापस चले गए या फिर नहीं उनको वहीं पे रोक लिया? नहीं, वहीं पे वो लोग स्टे किए 2 या 3 दिन, मेरी बातें हो रही थी उन लोगों से। उन्होंने 2-3 दिन बॉर्डर पे ही स्टे किया विदाउट शेल्टर, और बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उन लोग को। हम लोग का तो अच्छा था कि हम लोग ने तुरंत 2-3 घंटे बाद बॉर्डर क्रॉस कर लिया, और जैसे हम लोग ने रोमानिया में एंटर किया, हम लोग को तुरंत वहाँ से बस मिल गई और तुरंत फूड पानी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंडियन एम्बेसी वहाँ पे पहुँच गई तुरंत, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। फिर हम लोग को एयरपोर्ट ले जाया गया रोमानिया में, और फिर वहाँ से हम लोग ने दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी। दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ने के बाद हम लोग दिल्ली में, हम लोग को 2-3 घंटे रेस्ट करने के लिए दिए थे उत्तर प्रदेश भवन में। हम लोग 2 घंटे रेस्ट किए। फिर वहाँ से हम लोग को एक इनोवा गाड़ी गवर्नमेंट ने दी, 6 बच्चे थे इधर के। हम लोग आए, मतलब हम लोग इनोवा गाड़ी से हम लोग को डोर टू डोर घर तक उन लोग ने छोड़ा। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को जी। जो भी प्रॉब्लम थी बॉर्डर के पहले थी, 2-2 दिन वहाँ स्टे करना विदाउट शेल्टर, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इंडियन एम्बेसी ने आपका मतलब किस तरीके से साथ दिया? वो लगातार आपके टच में थे कि यहाँ आप बॉर्डर तक आइए, फिर हम आपको? जी, वो लोग थे कि मतलब एक बार आप बॉर्डर क्रॉस कर लिए, जो भी प्रॉब्लम थी, उसके बाद वहाँ पे पूरी इंडियन एम्बेसी थी आपकी हेल्प करने के लिए रोमानिया कंट्री में। अच्छा, बाकी यूक्रेनियन गवर्नमेंट से कोई हेल्प वगैरह नहीं, यूक्रेनियन गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं था। ऐसा था कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट कुछ करेगी, बट कुछ नहीं किया। हम लोग ने खुद प्राइवेट बस इसलिए बुक कर लिया कि अब कोई हेल्प नहीं करेगा, जो भी है बॉर्डर के पार कर लेते। हम लोग को पता था उधर एम्बेसी है हम लोग के लिए हेल्प के लिए। हम लोगों ने बस में फ्लैग लगाया था, और हम लोग की जब हम लोग जाते थे तो हम लोग की वहाँ पे चेकिंग भी होती थी। हम लोग का पासपोर्ट देखा जाता था बॉर्डर पे कि कहाँ से हो आप लोग, तो हम लोग निकल के अपने पासपोर्ट बार बार दिखाने पड़ते थे, और फ्लैग लगाए थे हम लोग। तो कहीं मतलब रास्ते में कहीं किसी ने भी रोका, लाइक जो आप जिस कंट्री को पार करके आ रहे थे इंडिया, तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको रास्ते में रोका गया? हाँ, जब लोग यूक्रेन के जब बॉर्डर पे थे तो हम लोग कई जगह रोका गया, वहाँ की मिलिट्री रोकी गई, हम लोग का पासपोर्ट चेकिंग हुआ, और फिर उन्होंने हमें कोई प्रॉब्लम तुरंत उन्होंने हमें भेज दिया, बस पासपोर्ट चेक किया। और कुछ डिस्क्रिमिनेशन का भी आप लोगों को सामना करना पड़ा? लाइक यूक्रेनियंस ने कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया कि आप यूक्रेन के हैं, अरे आप इंडियन हैं तो आपको नहीं जाने देंगे, बाकी यूक्रेन के हैं तो आपको जाने देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। अच्छा। अभी बाकी आगे की स्टडीज़ के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको? आगे के लिए तो अभी कुछ नहीं दिया गया है, बहुत अभी कुछ तो नहीं उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि आगे क्या होगा हम लोग का। अब हम लोग का एक वो था, हम लोग का एक सपना है कि डॉक्टर बनना। तो अब देखिए क्या होता है, वहाँ की हालात कैसे होते हैं। तो शिवांजलि जी, ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे यूक्रेनियन जो मिलिट्री है वो फायरिंग वगैरह की, उन्होंने जो क्या कहते हैं सिविलियंस थे उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया, तो कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ जी, उन्होंने 9 बार फायरिंग की थी रोमानियन मिलिट्री ने। हुआ क्या था, इंडियन स्टूडेंट इतना ज़्यादा वो हो गए थे कि बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया जा रहा था, तो उन्होंने अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से रोमानियन मिलिट्री ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। और हाँ, एयर फायरिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। मैं तो उसमें एकदम डर गई थी कि बच्चों पे ही लोग ना फायरिंग कर दी, क्योंकि बच्चे अब्यूज़ कर रहे थे। कई बच्चे कह रहे थे कि मैं 2-2, 3-3 दिन से अटका हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है, शाउटिंग कर रहे थे कि फर्स्ट में पुश कर रहे थे। बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, कई लोग के पैर में फ्रैक्चर आ गए, कई लोग के पैर मुड़ गए, कई लोग के सिर पे चोट लग गई, कई लोग के डॉक्यूमेंट छूट गए। ये सब प्रॉब्लम आई थी। तो आपके साथ और भी कंट्री के जो आपके फ्रेंड्स वगैरह रहे होंगे, उनका क्या कहना था इस सिचुएशन में? आप लोग को निकाला जा रहा था वहाँ से और वो लोग अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? उन लोग का तो ये था कि क्योंकि हम लोग की गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, उन लोग की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं किया, तो वो लोग तो बहुत बुरी कंडीशन में थे कि इंडिया की गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, हम लोग की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ बच्चे तो इंडिया का ही नारा लगा रहे थे कि हम इंडियंस हैं। अच्छा। क्योंकि हमें भी ले जाया जाए, इंडिया है सेफ प्लेस पे, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। काफ़ी गहमी थी वहाँ पे शिवांजलि जी। तो कभी ऐसा आपके दिमाग में विचार आया कि
क्या अब हम बच भी पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की स्थिति देखी जा रही है बहुत डर का माहौल है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि हम पता नहीं निकल भी पाएंगे या जिंदा भी बच पाएंगे? तो क्या कुछ कभी ऐसा दिमाग में विचार आया? हाँ आया कि जब अलार्म बजता था वहाँ पे कि, और एक बार फाइटर जेट भी वहाँ पे दिखाई पड़ा था, तो हम तो काफ़ी डर गए थे। मैं तो काफ़ी डर गई थी कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी ऊपर से भी फायरिंग हो सकती है। जब कीव में फायरिंग हो रही थी ऊपर से, तो हम लोग ने देखा था वीडियो, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कभी भी हम लोग पे भी हो सकता है ये। मैं तो एक क्षण के लिए बहुत ज़्यादा डर गई थी कि हम लोग पता नहीं इंडिया पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे जी। तो रूस का ये दावा रहा था कि वो कभी भी सिविलियंस को जो है वो अटैक नहीं करेंगे, तो ऐसा सच में हुआ कि उन्होंने सिविलियंस को बिल्कुल भी अटैक नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ। तो हमारे साथ शिवांजलि जी के पिताजी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या उनका रिएक्शन रहा जब उनको पता चला कि ऐसी स्थिति जो है वो वहाँ पर हालात जो है वो वहाँ पर हो गए। तो सर सबसे पहले तो आप परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर के.बी. गुप्ता शिवांजलि का फादर हूँ। और पहली बात तो मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष हो रही है कि बिटिया को इंडियन गवर्नमेंट ने रोमानिया बॉर्डर से, जब वो रोमानिया बॉर्डर पे आ गई, जब रोमानिया बॉर्डर पे आ गई बेटी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनको खिलाते पिलाते हमारे दूर तक छोड़ा। इसके लिए मैं बहुत आभार करता हूँ सबसे पहले गवर्नमेंट को। और बच्चे यूक्रेन में तो बहुत दिक्कत में रहे, पैदल बीच में आए बच्चे, और बीच में बच्ची के पैर में मोच भी आ गया, तो बहुत सारी दिक्कतें रही। लेकिन बड़ी खुशी की बात थी, अपने देश के बारे में मुझे गर्व से ये कहना पड़ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े ही गार्जियनशिपता दिखाई और हमारे घर तक रोमानिया बॉर्डर से उठा के बिना कोई खर्चा मेरा नहीं देना पड़ा, A to Z खाने पीने रहने और ले आने तक की व्यवस्था इन्होंने किया। तो सर क्या रिएक्शन आपका रहा जब आपको पता चला कि यूक्रेन में जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है, मेरी बिटिया वहाँ पे है? तो क्या रिएक्शन आपका पहला रहा? नहीं, सबसे पहले तो ये था कि मैं पहले तो रिजर्वेशन इसका 25 तारीख को करा दिया था। 25 फरवरी को मैंने 63,000 रुपया फेयर भी पे किया था। तो तब तक उसके एक दिन पहले ही वहाँ कीव में अटैक हो गया। यहाँ तो हमारे लोगों की सांसें अटकी थी। एक बात से मैं पॉजिटिव बना रहता था कि चूँकि ये पश्चिम यूक्रेन के पश्चिम शहरों में इसका मेडिकल कॉलेज था, विनिसिया मेडिकल कॉलेज यूक्रेन, विनिसिया मेडिकल कॉलेज, इस नाते इसके यहाँ बहुत दिक्कत नहीं थी। 1-2 बम गिरे, लेकिन हम लोग बहुत डरे थे। हम 15 दिन खुद हो गया, मैं सोया नहीं था 15 दिन से, इसको देख रहा था। कीव में भी कई विद्यार्थी फंसे थे, उनसे भी बातचीत लगातार बात कर रहा था। वो कहते अंकल डरिए मत, कोई बात नहीं, हाँ हमेशा लगा रहता है, हमेशा। किसी को इतनी आशंका नहीं थी कि इतना भयानक स्थिति हो जाएगी। यहाँ तक कि जब युद्ध छिड़ा, 1 दिन 2 दिन भी बीता, तब भी हम थे बच्ची कोई बात नहीं, चूँकि जहाँ युद्ध होना है पूर्वी इलाकों में होना है, पश्चिमी इलाकों में है, कोई दिक्कत। लेकिन किसी को नहीं अंदाजा था कि इतनी भयानक स्थिति वहाँ हो जाएगी। फिर उसमें बच्चे कई दिन बंकर में काटे। फिर बच्ची जब फ़ोन की मैं आ रहा हूँ, फिर मुझे डर लग रहा था कि रास्ते में आएगी, कहीं इसके ऊपर बम ने बरसा दिए जाए, कुछ और न। फिर मैं कलेजे पे पत्थर रख करके हमने कहा बेटा जो तुम्हें डिसीजन लेना हो तुम डिसीजन लो, क्योंकि ढेर बहुत गाइड करना उस समय हम उचित नहीं समझे। बच्चे के ऊपर मैंने छोड़ दिया। बच्चे भी फ्लैग, इंडियन फ्लैग लगा करके बस पे बैठ करके आए, पैदल आए। बड़ी वहाँ बस यही था, जब यूक्रेन के बॉर्डर, रोमानिया बॉर्डर पे जब यूक्रेन की तरफ बच्चे थे, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ नहीं था यूक्रेन की तरफ। धक्का मुक्की में जो बच्चा आगे निकल गया वो निकल गया, जो बच्चा नहीं धक्का मुक्की में आगे निकल पाया वो नहीं निकल पाया। ये 3 बच्चे, 30 में से 3 बच्चे इतना साहस दिलाए कि धक्का मुक्की मारते हुए वो बच्ची को जो है पैर में मोच आ गई। उसके बाद भी उसमें ये तीनों ज़बरदस्ती धक्का मुक्की क्रॉस करके रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर लिए। इस बच्चों को यूक्रेन में भी ये बहुत विश्वास था कि जो मैं बॉर्डर पार करूंगा, हमारे गवर्नमेंट के बंदे वहाँ खड़े हैं, हमारी पूरा वेलकम के साथ हमें घर तक पहुंचा देंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं भी था कि बच्ची किसी तरह से बॉर्डर पे चली आए। वाकई में जैसा मैंने सरकार के प्रति सोचा था वैसा ही सरकार इस पे खरी उतरी।
सर, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई देखी जाए वो बात का अलग मामला है, लेकिन पहले अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, यूपी में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं। सरकार लगातार अपने इंडिया को बढ़ावा दे रही है और जितने भी क्या कहते हैं बच्चे हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि आप इंडिया में ही पढ़िए और बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हैं वो इंडिया में भी दे रहे हैं। तो क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि आपने यूक्रेन भेजा? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे दिल का सवाल कर दिया, जिससे बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ। जब बच्चे की, चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, इस नाते जब बच्ची को इसको मेडिकल की पढ़ाई के लिए सोचना, तो मैं बहुत सर्वे किया। मैं सर्वे करके ये पाया कि सरकार थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही है कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अभी हमारे यूपी में 3100 सीट है MBBS की। अभी सरकार अगर देखे केवल 400 जनरल बच्चे ही एडमिशन पा पाए हैं, केवल 400 बच्चे ही एडमिशन पा पाए हैं। सब जो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, जितने रिजर्वेशन के हैं, तो उनको जनरल का भी सीट दे दिया जा रहा है। मतलब जनरल की अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, सरकार एक बार अगर डाटा मिला ले तब सरकार को खुद समझ में आ जाएगा क्यों हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं पढ़ाई से। उसमें मेजॉरिटी किसकी है पलायन करने में? जनरल स्टूडेंट्स की है। चूँकि जब 3100 बच्चों में 400 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, वहीं अपने देश में ये कहते हुए बड़ा मुझे दुख भी हो रहा है कि आरक्षण का सही रूप नहीं हो पा रहा है। जिसको आरक्षण की ज़रूरत है उसे आरक्षण मिल नहीं पा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 260 नंबर पा करके उनको जो है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा है, और जनरल बच्चे 600 नंबर पा करके भी उनको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है। अब बात आती है, ये तो आरक्षण का एक मुद्दा था अपने देश का। दूसरा मुद्दा आता है कि आप कहेंगे कि सेल्फ फाइनेंसेस कॉलेज तो वहाँ आपने क्यों करा नहीं दिया। तो अगर हम फीस की बात देखें, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का 5 गुना फीस ले रहे हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वाले। यूक्रेन, रसिया, तमाम विश्व के अच्छे अच्छे देशों में जहाँ हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ाई करने जा रहे हैं, उससे 5 गुना फीस ये इंडिया के जो सेल्फ फाइनेंसिंग मेडिकल कॉलेजेज हैं 5 गुना फीस ले रहे हैं। उसके बाद भी उनको संतोष नहीं होता। धनुगाही का कई रास्ता बीच में अपना करके वो धनुगाही बच्चों से करते हैं। मैं वहाँ भेजने से पहले अपने गवर्नमेंट के सेल्फ फाइनेंसेस कॉलेज के बहुत मैंने सर्वे किया। सर्वे करने पे ही पाया कि ये मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज केवल धनार्जन के लिए ही मेडिकल कॉलेज खोल बैठे हैं। उनका शिक्षा देने से कहीं दूर तक का रिश्ता नहीं है। एक तो ट्यूशन फी जो वहाँ का, उनसे 4 गुना फीस ट्यूशन फी इनका है। हॉस्टल के नाम पे 1 साल का 3-3 लाख रुपया लोग वसूली कर रहे हैं, चाहे बच्चा हॉस्टल का भोजन ले या न ले। ये कहाँ तक जस्टिस है? अगर सरकार सर्वे करे तो सरकार को खुद लगेगा कि वाकई में इस पर बहुत धांधलेबाजी हो रही है। इस पे सरकार को लगा कि मैं ये सभी लोगों से मेरा कहना है कि बच्चे को मैं जो भी पढ़ाई दिला रहा हूँ, अंत में बच्चा सेवा अपने देश में ही लोगों को देगा। अपने देश में सेवा के लिए मैं अपने बच्चे को तैयार कर रहा हूँ। ये नहीं कि बच्चा विदेशों का सेवा देने के लिए मैं तैयार करूँ। हमें पूरा ये है कि हमारी बच्ची पढ़ के आ जाएगी, अपने भारतीयों का ही सेवा करेगी। लेकिन मैं मजबूर हूँ विदेश में एडमिशन कराने के लिए। जो अभी मैं दिक्कत बताया, इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मेरी मजबूरी है कि मैं विदेशों के, जो अभी ये जहाँ से पढ़ रही थी विंतेसिया मेडिकल कॉलेज, वो 1921 से इस्टेब्लिश्ड है। और वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। अपने जो अभी साल भर के मेडिकल कॉलेज हुए उनका फीस स्ट्रक्चर देखना, सरकार को खुद मालूम चल जाएगा बच्चे क्यों गए हैं। अभी एक दिन मैं टीवी पे सुन रहा था, टेलीविज़न पे, कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पे जिक्र कर क्यों लोग अब छोटे देशों में भेज रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरी गुजारिश है कि ज़रा एक बार अपना ध्यान केंद्रित करें। क्यों जो मैं बिंदु बताया हूँ उस पर अगर वो सोचते हैं, एक बार ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उन्हें खुद स्पष्ट दिख जाएगा कि किस वजह से लोग वहाँ जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे शिवांजलि जी के पिताजी, जिन्होंने साफ बताया कि क्या वजह रही उनकी कि उन्होंने अपनी बिटिया को जो है यूक्रेन विदेश भेजा और मतलब इंडिया में उन्होंने नहीं पढ़ाया। तो बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमेज नाउ।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।